हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ा है, दैट इज इक्वल टू एच टाइम्स रो इंटू जी, एच इंटू रो इंटू जी। देखिए बेटा, ऐसा है कि जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, वी कॉल समथिंग एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर एक चीज़ पे लग रहा है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अर्थ का एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स आपको पता है बेटे, हमारी अर्थ के ऊपर डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, एंड दैट कंस्टिट्यूट्स आवर एटमॉस्फेयर, दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स। अदर प्लैनेट से हमारा अर्थ डिफरेंट इसलिए है क्योंकि अर्थ इज हैविंग ए एटमॉस्फेयर एंड इट इज एक्सटेंडिंग अप टू 8 किलोमीटर्स, मतलब 8 किलोमीटर हाइट तक वो एक्सटेंड कर रहा है। अब बेटा जैसे सी लेवल को रेफरेंस लेवल लिया जाता है, सी लेवल से ही प्लेसेस का लेवल लगाया जाता है। अगर कोई प्लेस हाइट पे है तो उसका हाइट किससे मेजर की जाती है? फ्रॉम दी रेफरेंस लेवल, दैट इज दी सी लेवल। अब देखिए बेटा, सी लेवल पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी लार्ज। एज यू गो ऑन अबव दी सी लेवल, तो एयर कॉलम जो हमारे ऊपर होगा वो कम होता चला जाएगा एंड द प्रेशर विल बी लेस। सो बेटा देखिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो भी हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो किसके कारण है? बिकॉज हमारी अर्थ के ऊपर एक लेयर है एयर का, और उस लेयर का हेड हमारे ऊपर एक्ट कर रहा है। सो दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज एक्टिंग अपॉन अस। ठीक है बेटे। अब एयर का कॉलम आपको पता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली अप टू 8 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है ये एयर का कॉलम जो हमारी अर्थ के ऊपर है। और बेटा डेंसिटी ऑफ एयर, हम मीन डेंसिटी ले लेते हैं, हालांकि डेंसिटी ऑफ एयर इन द डिफरेंट लेयर्स इज डिफरेंट। अलग अलग लेयर्स में जो डेंसिटी है एयर की दैट इज डिफरेंट। सो हम डेंसिटीज अलग अलग ले लिया करते हैं। अब डेंसिटी ऑफ एयर ले लेते हैं हम लगभग 1.2 kg पर मीटर क्यूब, और फिर हम ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ एयर कॉलम इन हाइट ऑफ एयर। ये हाइट ऑफ एयर कॉलम हमने कहां से ली है? दिस इज विद रेफरेंस टू ए सी लेवल। सी लेवल के रेफरेंस में हमने ये हाइट ऑफ एयर कॉलम लिया है। हाइट ऑफ एयर कॉलम इंटू डेंसिटी ऑफ एयर कॉलम इंटू जी, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। It has been found that this atmospheric pressure is approximately equal to 1.015 into 10 power 5 Newton per meter square, or we call this as 1 atmosphere. This is also called as 1 atmosphere. It is called as atmospheric pressure. Of course we can convert this into CGS system also, that is 9 per centimeter square में भी convert इसको कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए बेटा, ये जो हमारे पास जो प्रेशर है, this is our atmospheric pressure. Atmospheric pressure is equal to height of the air column into density of air column into G. Now बेटा देखिए, ये जो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट किया था दैट वाज इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ मर्करी। हेड ऑफ मर्करी की टर्म्स में सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट किया था। उसमें बेटा टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट था, इट वाज डन बाय टॉरिसेली। टॉरिसेली ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। उसने क्या किया था बेटा, ही टूक ए बीकर लाइक दिस, और इसमें मर्करी भर दी उसने। इसमें मर्करी भरने के बाद उसने एक इसमें ट्यूब इन्वर्ट कर दिया बेटा, यू ट्यूब इन्वर्ट कर दिया, और हुआ क्या कि उसने ये पाया कि जो ट्यूब में मरकरी है इट रेज टू सर्टेन हाइट। ट्यूब में मरकरी किसी हाइट तक रेज हो गई, और ये हाइट जब उसने कैलकुलेट की तो दैट वाज फाउंड टू बी 760 mm और 76 सेंटीमीटर। This height was found to be 760 mm और 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। बेटा ये राइज क्यों करी मरकरी? क्योंकि एयर का प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, उसने क्या करा, वो ज्यादा था। तो ऑलवेज ए लिक्विड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर था और यहाँ पे अंदर जो ट्यूब के अंदर प्रेशर घट था। तो क्या हुआ, ये सारा का सारा जो लिक्विड सरफेस एक्सपोज था एटमॉस्फेयर के, उसने प्रेशराइज किया, उसने फोर्स लगाई, और उसकी वजह से ये लिक्विड हाइट गेन कर गया। और जितनी इस मरकरी कॉलम का प्रेशर है, जितना इस मरकरी कॉलम का प्रेशर है, दैट इज atmospheric pressure only. So that is equal to h height of mercury into density of mercury into G. now बेटा h जो है, h को हम लोग ले सकते हैं 760 into 10 power minus 3, या you take it in centimeters only, we can take it in centimeters, 76 centimeter into density of mercury is 13.6 gram per cc into G. G is 980.
सो ये प्रेशर भी अगर आप एसआई में इसको सॉल्व करें, एसआई सिस्टम में, सीजीएस में मैंने लिखा है बेटा, इसको एसआई में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यू विल गेट द सेम थिंग 1.015 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ बेटे प्रेशर की मेजरमेंट के लिए अब देखिए, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। कोई भी चीज है, कोई भी बॉडी है जो कि किसमें, एटमॉस्फेयर में है, उस पे ये प्रेशर बाय डिफॉल्ट एक्ट कर रहा है। और बेटा अगर हम किसी हाइट पे चले जाते हैं, किसी हाई प्लेसेस पे चले जाते हैं, जैसे कि पहाड़ी इलाका है, तो वहां पे क्या हो जाता है बेटा, वी हैव गॉन अबव दी सी लेवल। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर जो एयर का कॉलम है, जब आप हाइट पे चले जाते हैं तो एयर का जो कॉलम है वो क्या हो जाता है, वो बेटे कम रह जाता है। अगर एयर का कॉलम कम रह जाता है तो व्हाट हैपन्स, क्या हो जाता है फिर, इसका मतलब हो जाता है कि जब आप एक पर्टिकुलर हाइट पे चले जाते हैं तो वहां पे एयर कॉलम कम हो जाता है, तो इसलिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस एट हायर प्लेसेस। तो अब देखिए बेटा, नाउ we have references for the pressure measurement। प्रेशर मेजरमेंट के लिए हमारे पास अलग अलग रेफरेंसेस हैं, और जो कॉमन जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दैट इज अ बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग आमतौर से नापते हैं, जो भी प्रेशर की मेजरमेंट करते हैं उसी से करते हैं। अब देखिए बेटा, प्रेशर के लिए रेफरेंसेस क्या हैं। ऐसा है, वैक्यूम जो होता है ना, वैक्यूम वैक्यूम का जो प्रेशर है दैट इज टेकन एज जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। अब बेटे अगर वैक्यूम प्रेशर को रेफरेंस मान के यदि बॉडी का प्रेशर नापते हो तो आपके पास जो प्रेशर आता है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। यानी कि वैक्यूम को रेफरेंस लेके अगर आप किसी बॉडी का प्रेशर नाप रहे हो बेटे, तो आपके पास जो प्रेशर आता है दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर। और हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एब्सोल्यूट प्रेशर से ज्यादा है। जो आपका वैक्यूम प्रेशर है यानी एब्सोल्यूट प्रेशर है, उससे भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा है। अब देखिए बेटा, इतना लेट्स से दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम प्रेशर दैट इज जीरो, और एब्सोल्यूट प्रेशर ये है बेटे। ठीक है बेटे, अब देखिए, अब आपने देखा होगा कि जब हम अपने स्कूटर के पहिए में हवा भरवाते हैं तो वो प्रेशर गेज पे एक रीडिंग आती है कि भाई इतने प्रेशर हमने रखना है, इतना प्रेशर मेंटेन करना है। वो जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। वो जो गेज दिखाता है प्रेशर उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। और वो गेज प्रेशर किसके रेफरेंस से लिया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस से, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह है, लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो हम जीरो के रेफरेंस में ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्लस गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। और इसका मतलब ये भी कह सकते हो आप कि प्रेशर गेज का क्या हो जाएगा बेटे, प्रेशर एब्सोल्यूट माइनस प्रेशर एटमॉस्फेरिक। ठीक है बेटे, ये रिलेशनशिप है बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर के बीच में। इनके बीच में आपस में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। नाउ बेटे, now we will discuss another interesting thing, that is the Pascal law. We will discuss Pascal law for pressure. We will discuss Pascal law for pressure. Now बेटे पास्कल लॉ फॉर प्रेशर डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। देखिए ऐसा होता है बेटा, अब अगर कहीं पे भी लिक्विड में एक जगह पे प्रेशर को चेंज किया जाए तो दैट चेंज इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। पास्कल लॉ क्या कहता है, ए चेंज इन प्रेशर, ए चेंज इन प्रेशर at one point in a liquid, at one point in liquid is transmitted equally in all possible directions.
सो बेटे अगर एक जगह पे आप प्रेशर का बदलाव करेंगे, आप चेंज करेंगे, दैट चेंज इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। सारा प्रेशर चेंज इक्वल डायरेक्शंस में होगा। अब देखिए बेटे कई सारी ऐसे एप्लीकेशंस हैं इस पर्टिकुलर लॉ के। आपने हाइड्रोलिक जैक देखा है। हाइड्रोलिक जैक बहुत छोटा सा होता है और एक आदमी हल्का सा उससे लोड देके एक ट्रक का पहिया तक उठा देता है। ये हाइड्रोलिक जैक्स आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं बेटे, वी आर यूजिंग देम। हाइड्रोलिक लिफ्ट्स भी हैं, हाइड्रोलिक प्रेसेस भी हैं। बड़े हल्के से लोड की एप्लीकेशन से यू कैन लिफ्ट हैवी लोड्स इन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेस्ड अपॉन पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर। पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर पे ही हाइड्रोलिक लिफ्ट बेस्ड है। अब बेटा मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा हाइड्रोलिक लिफ्ट की। वी विल बी डिस्कसिंग नाउ हाइड्रोलिक लिफ्ट। I will be discussing now hydraulic lift. So बेटा देखिए, अगर हमने कार वॉशिंग करवानी हो, कार को धुलवाना हो, तो वी विल टेक द कार टू ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, क्योंकि वो लोग नीचे से भी ऊपर से भी कार को बिल्कुल चमका देते हैं, साफ कर देते हैं। अब देखिए बेटा मैंने हाइड्रोलिक लिफ्ट डिज़ाइन की किस तरह से, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये बेटे ये मैंने बेटे चेम्बर्स ले लिए 2 और इसमें कोई लिक्विड डाल दिया बीच में। और क्या होगा, लिक्विड जनरली मेंटेन्स इट्स लेवल। लिक्विड 2 कंटेनर में अगर डाला भी जाए तो वो इक्वल लेवल मेंटेन ले लेता है, इट टेक्स इक्वल लेवल, क्योंकि दोनों कनेक्टेड वेसल्स हैं बेटा, एंड दे विल अटेन द सेम लेवल। और बेटा ये एक मूवेबल पिस्टन्स हैं, देयर आर 2 मूवेबल पिस्टन्स। बस फ़र्क क्या है दोनों कंटेनर्स में, एक का एरिया ज़्यादा है, एक का एरिया कम है। तो बेटा देखो इसका एरिया स्मॉल a है और इस वाले पिस्टन का एरिया कैपिटल A है। बड़े वाले एरिया को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो रही है ये बात, इस चेम्बर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस वेसल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा A है और इस वेसल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल a है। एरिया A इज़ ग्रेटर देन स्मॉल a। जो इस वाले पिस्टन का, जो इस वाले चेम्बर का एरिया है बड़ा A, दैट इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पिस्टन। अब देखो बेटा यहाँ पे हमने जो लोड लिफ्ट करना है वो है कार, इस कार को हमने लिफ्ट करना है, और यहाँ पे हम हल्का सा लोड दे रहे हैं बेटे, बहुत स्मॉल लोड दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप स्मॉल लोड दे रहे हैं, लेट अस से दैट इज स्मॉल w, और कार का जो वेट है दैट इज कैपिटल W। अब प्रिंसिपल वही कि जो प्रेशर चेंज होता है दैट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। नाउ देखिए जब आपने ये लोड लगाया, स्मॉल लोड लगाया इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तो ये थ्रस्ट, ये क्या है, दिस इज थ्रस्ट बिकॉज दिस इज नॉर्मल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द लिक्विड। तो इसमें लिक्विड में प्रेशर चेंज आएगा और वो प्रेशर चेंज इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। और अब देखिए फिर वो क्या करेगा, इस पिस्टन पे फोर्स लगाएगा, इस वाले पिस्टन पर फोर्स लगाएगा। नाउ देखिए बेटा प्रेशर जो आपने चेंज करवाया दैट वाज स्मॉल w अपॉन स्मॉल एरिया। तो प्रेशर जो आपने चेंज कराया दैट वाज स्मॉल w अपॉन स्मॉल एरिया, और यही प्रेशर चेंज इक्वली ट्रांसमिट हो गया इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। द सेम प्रेशर चेंज that acted over here, let us say here the force acting was W, capital W, so that pressure change here is capital W upon area A। ठीक है बेटे, अब प्रेशर चेंज इज ट्रांसमिटेड इक्वली, जितना प्रेशर चेंज यहाँ पे हुआ उतना ही प्रेशर चेंज यहाँ हुआ, और उस प्रेशर चेंज के कारण ही क्या हुआ, इस पे अपवर्ड फोर्स लगी और ये उठ जाएगा। अब वो हमने देखना है कि इस पर अपवर्ड फोर्स कितनी लगती है बेटे, वो हमने चेक करना है। तो आप देखिए बेटा W बाई बड़ा A is equal to small w by small a, that means the force acting on the larger piston capital W is equal to small w by A into बड़ा A। अब आपको ये मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ बेटा A is greater than A, तो ये रेशो क्या आएगी, A by A की रेशो ग्रेटर देन 1 आएगी। अगर ये रेशो ग्रेटर देन 1 आएगी देन स्मॉल w अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट ए लार्जर फोर्स। तो यहाँ पे इस वाले बड़े वाले पिस्टन पर लार्जर फोर्स जो है वो एक्ट करेगी। ये देखिए दिस इज ए पास्कल, दिस इज ए हाइड्रोलिक लिफ्ट विच इज बेस्ड अपॉन
पास्कल्स लॉ फॉर प्रेशर। ठीक है बेटे, तो ये हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट डिस्कस की। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल or this is also called as principle of buoyancy। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे ये डिस्कस करना, प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी, बॉयंट फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इसकी। अब देखिए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी या आर्किमिडीज प्रिंसिपल किस बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट द बॉयंट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ए बॉडी व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। नाउ बेटे देखिए, ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि यदि हम कोई लिक्विड ले लें बेटे, इस लिक्विड में किसी बॉडी को फुली इमर्स करवा दें, वी इमर्स सम बॉडी इन द लिक्विड, तो अगर अब इसका देखिए दो सिचुएशंस में आपको दे रहा हूं, सेम बॉडी हवा में है और सेम बॉडी किसी लिक्विड में डाल दी हमने। अब हमने एक स्प्रिंग बैलेंस लगाया इसके साथ और उस पे बेटा पॉइंटर से, ये जो पॉइंटर है, रीडिंग ले ली कि इसका वेट कितना है। ठीक है बेटा, इसका वेट नोट कर लेते हैं। तो उस केस में जो वेट आता है दैट इज इक्वल टू मास इनटू जी, mg। सो वेट इज इक्वल टू mg। अब सेम बॉडी को हमने लिक्विड में इमर्स कर दिया और फिर इसके साथ एक स्प्रिंग बैलेंस नोट लगा दिया टू नोट डाउन व्हाट इज द रीडिंग। देन वी अगेन नोट डाउन द रीडिंग, बट वी फाइंड दैट दिस रीडिंग, अगर ये रीडिंग W डैश आती है, हम ये पाते हैं कि W डैश इज लेस देन W, W डैश इज लेस देन W। नाउ बेटा ये W डैश लेस देन W क्यों हो गया इस पर्टिकुलर सिचुएशन में? ऐसा है बेटे, जब भी लिक्विड किसी लिक्विड में इमर्स होती है तो उस पे एक अपवर्ड फोर्स लगती है, उस पे एक अपवर्ड फोर्स लगती है, और ये जो अपवर्ड फोर्स लगती है दिस इज कॉल्ड एज थ्रस्ट, अपवर्ड थ्रस्ट। ये अपवर्ड थ्रस्ट होता है, या इसको कहते हैं बॉयंट फोर्स। द अपवर्ड फोर्स, द अपवर्ड फोर्स acting on a body when placed in a liquid, is known as the upward force acting on a body when placed in a liquid is known as buoyant force और अपवर्ड थ्रस्ट। नाउ बेटे ये जो अपथ्रस्ट आया, अब जो वेट आपने नापा जब आपने लिक्विड में डाल रखा था बॉडी को, तो वो वेट कहलाता है अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट भी u। अब ये बॉयंट फोर्स कितनी लगती है, ये सबसे पहले आर्किमिडीज ने बताई थी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसी बात पे बेस्ड है कि ये जो बॉयंट फोर्स है, ये जो अपथ्रस्ट है, जब हमने लिक्विड को जब हमने किसी बॉडी को लिक्विड में डाल दिया, तो वो जो कैलकुलेट करके बताया था दैट वाज बीइंग कैलकुलेटेड बाय आर्किमिडीज, तो उसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। अब देखिए मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये तो आपको बता दिया कि देयर इज अ अपवर्ड फोर्स, ठीक है बेटे, और अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अपवर्ड थ्रस्ट है कितना। वी विल जस्ट कैलकुलेट हाउ मच दिस अपवर्ड थ्रस्ट इज। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए देखिए बेटा, मैं आपके सामने एक सिचुएशन लूंगा। लेट अस से वी आर हैविंग ए बॉडी, कोई मेरे पास बॉडी है
कोई लिक्विड है पहले, सो आई टेक सम लिक्विड, और इस लिक्विड का डेंसिटी, ठीक है बेटे, इस लिक्विड का डेंसिटी है सिग्मा। आई टेक द लिक्विड डेंसिटी है सिग्मा। आई टेक ए बॉडी, एक बॉडी ले लेता हूं मैं, जिस बॉडी का वॉल्यूम कितना बेटा V, और जिस बॉडी का डेंसिटी कितना है रो। मैंने एक स्फेरिकल बॉडी ले ली जिसका वॉल्यूम है V और जिसका डेंसिटी है रो, और इसको किस लिक्विड में डाला है, जिस लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है बेटे, अब इसको मैंने कंप्लीटली इमर्स करा दिया इस लिक्विड के अंदर। नाउ वी विश टू कैलकुलेट व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये कहता है द अपथ्रस्ट और buoyant force acting on a body completely immersed in a liquid. The upthrust or buoyant force acting on a body completely immersed in a liquid is equal to the weight of the liquid displaced by it. ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जो अपथ्रस्ट या जो बॉयंट फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा, दैट इज इक्वलेंट टू द वेट ऑफ द लिक्विड दैट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जब हमने एक बॉडी को इमर्स किया तो बेटा उसने कुछ वॉल्यूम पानी हटाया या लिक्विड हटाया, तो जो वॉल्यूम लिक्विड हटाया वो उतना ही होगा जितना इस बॉडी का वॉल्यूम है, और जितना वेट, अब आपको लिक्विड का वॉल्यूम पता लग गया तो आप वेट निकाल लो उस लिक्विड का कितना डिस्प्लेस हुआ, और उतना ही इसका मतलब बॉयंट फोर्स या अपवर्ड फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी। नाउ ये अपथ्रस्ट बेटे वी कैन कैलकुलेट दिस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू V इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जितना, क्योंकि फुल्ली इमर्स्ड बॉडी है ये, तो जितना वॉल्यूम है बॉडी का उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिव्स अस मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू G गिव्स अस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और ये कैसा लगेगा, like this is upthrust, so this is buoyant force that is acting vertically upwards, और बेटा weight of the body is W that is acting in the downward direction like this. Weight of the body is W and it is acting like this. Now weight of the body कितना हो जाता है बेटे, weight of body is equal to volume of body into density of body into G. Weight of body is equal to volume into density into G, volume of body into density into G, और upthrust is V sigma G. So apparent weight, now what is apparent weight? Now beta apparent weight is equal to weight minus upthrust, weight minus upthrust. So weight कितना है, V rho G minus V sigma G. तो बेटा ये कितना हो गया, that is equal to V into rho minus sigma into G, V into rho minus sigma into G. ये है बेटे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और ये अपेरेंट वेट हो गया बॉडी। दैट मींस ए बॉडी सफर्स ए लॉस ऑफ वेट व्हेन इमर्स्ड इन ए लिक्विड। व्हेन इमर्स्ड इन ए लिक्विड ए बॉडी सफर्स ए लॉस ऑफ वेट। इस लॉस ऑफ वेट पे ही, इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही पे ही देयर आर मेनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग। ठीक है बेटे, नाउ ये हमने बात करी Archimedes principle की। Now based upon Archimedes principle we can discuss two types of bodies। अब देखिए क्या है बेटे, हमने, हमारी ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, there are certain bodies that sink in a liquid। कुछ बॉडी सिंक कर जाती हैं, जैसे एक अगर हम सिक्का लें, ठीक है, सिक्का मतलब 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का, और बेटे अगर उसको लिक्विड में डालें तो इट इज फाउंड दैट इट सिंक्स। और लकड़ी का पीस लें तो वो फ्लोट करता है बेटे। नाउ व्हाट इज द कंडीशंस अंडर विच ए बॉडी फ्लोट्स एंड व्हाट इज द कंडीशंस अंडर विच ए बॉडी सिंक्स। वी विल फाइंड आउट द कंडीशंस फॉर ए बॉडी टू सिंक एंड फॉर ए बॉडी टू फ्लोट। वी विल बी डिस्कसिंग दैट नाउ। सो वी विल बी डिस्कसिंग
floating and sinking bodies. Floating and sinking bodies. First of all, we will take the case of a sinking body. First of all, we will discuss the case of a sinking body. We will take the case when a body sinks. बेटा अगर एक body sink कर रही है, let us say we are having this liquid. Again, the liquid is having a density sigma, and the density of the body is rho, and volume of the body is v. बेटे weight हमेशा कैसे act करेगा? Towards ground, that is towards the vertically downwards, because acceleration due to gravity is vertically downwards. और upthrust ऐसे है बेटे. अब अगर weight ज्यादा हो जाए upthrust से, if supposing the weight is greater than the upthrust, now in this particular situation, if you say weight is greater than the upthrust, weight का मतलब weight कितना है बेटे? V into rho into G. Volume of the body into density of body into G is weight, and the weight is greater than upthrust. Upthrust कितना हो गया बेटे? V into sigma into G. Weight is greater than upthrust. Now V and G cancels out. That means rho is greater than sigma. That means that the density of body is greater than density of liquid. That means density of body is greater than density of liquid. So अगर body की density liquid की density से ज़्यादा हो जाए, अगर body की density liquid की density से ज़्यादा हो जाए, then the body will sink. बेटे आयरन का पीस लोगे, उसकी density पानी की density से ज़्यादा होती है. वाटर की डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए हमेशा. वाटर की डेंसिटी होती है बेटे 1 ग्राम पर सीसी या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये होती है वाटर की डेंसिटी. और वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है आयरन की डेंसिटी. तो अगर आप एक आयरन बॉल लेंगे तो वो सिंक कर जाती है, बिकॉज रो इज ग्रेटर देन सिग्मा. सो कंडीशन फॉर सिंकिंग इज दैट द वेट ऑफ द बॉडी शुड बी ग्रेटर देन द upthrust. Weight of the body should be greater than the upthrust. This is the condition for sinking of a body. Now, flotation के लिए बेटा क्या condition है? Flotation के लिए क्या condition होगी? We will discuss here only. तो देखिए बेटा, अगर weight और upthrust equal हो जाएं, supposing the weight and upthrust they turn out to be equal, तो in that particular situation, what is going to happen? The body will not sink, it will float. Body will not sink and it will float. अब देखिए बेटा, weight is equal to upthrust, that means V into rho into G, ये हो गया weight of the body, that is equal to V into sigma into G. That means rho is equal to sigma. अगर density of body density of liquid के same हो जाए तो the body will float. बट बेटा इसमें दो केस और कवर होंगे. अब तो कुछ तो होती है fully submerged bodies which are floating. बेटा बॉडी पूरी की पूरी अंदर डूबी हुई है लिक्विड के और फ्लोट भी कर रही है. कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो कि फ्लोट तो कर रही हैं लेकिन एट द सेम टाइम बॉडी फ्लोट तो कर रही है लेकिन एट द सेम टाइम वो कुछ पोर्शन उसका बाहर है और कुछ लिक्विड के अंदर है. अब अगर तो डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है बॉडी विल बी 100% इमर्स्ड इनसाइड द वाटर, बट इट विल बी ए फ्लोटिंग बॉडी. इट विल नॉट बी ए सिंकिंग बॉडी. सिंक नहीं करेगी, कंप्लीटली सबमर्ज्ड और फ्लोट करेगी. सो अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देन द बॉडी विल बी कंप्लीटली सबमर्ज्ड and floating, completely submerged and floating. लेकिन अगर बेटा ऐसा हो जाए, suppose that rho is less than sigma, suppose अगर हम ऐसी कंडीशन मान लें कि rho is less than sigma,
रो इज लेस देन सिग्मा, यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, then in this particular situation the body will be a partly floating body. Partly floating body means this is a partly floating body, this will be a partly floating body. Now what is a partly floating body? That will have some portion of the body will be outside, some portion of the body will be outside and some portion of the body will be inside. So देखिए बेटा उसमें इस तरह से होगा कि बॉडी का कुछ पोर्शन बाहर होगा और कुछ पोर्शन अंदर, जैसे ये वाला पोर्शन बेटा बाहर और ये वाला बॉडी का पोर्शन इनसाइड, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा और बॉडी की डेंसिटी रो। नाउ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा कि अब यहाँ पे जो पार्टली फ्लोटिंग बॉडीज हैं उसमें कितनी फ्रैक्शन इमर्स्ड है और कितनी फ्रैक्शन जो है वो आउटसाइड है, कितनी फ्रैक्शन इमर्स्ड है और कितनी फ्रैक्शन आउटसाइड है। तो अब मैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। बेटे पार्टली फ्लोटिंग बॉडी का केस अब हम डिस्कस करेंगे, फुली फ्लोटिंग तो आपको क्लियर हो गया। नाउ पार्टली फ्लोटिंग बॉडी में व्हाट इज द फ्रैक्शन इनसाइड, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बॉडी inside, we will discuss that fraction of body inside. Suppose that the volume of body is bada V, suppose that the volume of body is bada V. Now let us say ये जो वॉल्यूम है, ये जो मैंने शेड कर दिया टोटली, ये जो ये लिक्विड के अंदर है, इस वॉल्यूम को मैंने स्मॉल v मान लिया। स्मॉल v is the volume of body inside, capital V is the volume of body outside, और सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो इज डेंसिटी ऑफ बॉडी। अब देखिए बेटा नाउ वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इनसाइड। सो फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इनसाइड के लिए आप एक चीज देखिए, वेट विल बी इक्वल टू अप थ्रस्ट हियर, क्योंकि बॉडी फ्लोट करती है तो वेट इज ऑलवेज इक्वल टू अप थ्रस्ट। नाउ वेट ऑफ द बॉडी इज वी इंटू रो इंटू जी, वी इंटू रो इंटू जी, और फ्रैक्शन ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड स्मॉल v। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब थ्रस्ट जो जनरेट होना है वो स्मॉल v वॉल्यूम के कारण जनरेट होना है। तो अब थ्रस्ट कितना हो जाएगा, स्मॉल v इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू सिग्मा इनटू g, स्मॉल v इनटू सिग्मा इनटू g इज द अब थ्रस्ट दैट इज गेटिंग जनरेटेड। नाउ बेटा बॉडी का वेट w है और अब थ्रस्ट u, दोनों बैलेंस कर रहे हैं, ये हमने लिख दिया। तो स्मॉल v बाय कैपिटल V, ये क्या है, वॉल्यूम इनसाइड ओवर टोटल वॉल्यूम, इसको कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ बॉडी दैट इज बीइंग, फ्रैक्शन ऑफ बॉडी दैट इज इनसाइड। सो स्मॉल v और कैपिटल V इज इक्वल टू रो अपॉन सिग्मा। सो बेटा फ्रैक्शन इनसाइड का फॉर्मूला क्या बन गया, डेंसिटी ऑफ बॉडी by density of liquid is the formula for fraction of body that is being inside. Now अगर कोई ये पूछे कि फ्रैक्शन ऑफ बॉडी आउटसाइड क्या हो जाएगी, कि व्हाट इज द फ्रैक्शन आउटसाइड, देखो अगर बेटे परसेंटेज इनसाइड पूछा जाए तो इंटू 100 कर देंगे। अब अगर कोई ये पूछे, ये तो फ्रैक्शन इनसाइड आई, फ्रैक्शन आउटसाइड पूछी जाए तो क्या करो बेटे, बोथ साइड्स यू सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम वन, दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम वन ऑन बोथ साइड्स। बेटे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस स्मॉल v ओवर कैपिटल V इज इक्वल टू 1 माइनस रो ओवर सिग्मा। तो ये क्या हो गया, v माइनस स्मॉल v ओवर v, v माइनस स्मॉल v ओवर v इज इक्वल टू 1 माइनस रो ओवर सिग्मा। ये स्मॉल v वॉल्यूम इनसाइड थी, तो बड़ा v माइनस स्मॉल v क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आउटसाइड। Volume outside over total volume is called what, fraction outside. So this fraction outside is equal to 1 minus rho by sigma. So fraction outside और percentage fraction outside कितनी हो जाएगी, into 100 कर देंगे और इधर भी बेटा into 100 कर देंगे। ये आपको क्लियर हुआ, fraction inside, fraction outside, percentage fraction inside, percentage fraction outside. Now
देखिए बेटा हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी, फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इनसाइड, फ्रैक्शन ऑफ बॉडी आउटसाइड, ठीक है। अब देयर इज वन इंस्ट्रूमेंट विच वी कॉल एज हाइड्रोमीटर। ये जो हाइड्रोमीटर है ये इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही बेस्ड है। बेटे अगर हम घर में दूध लेते हैं और दूध की प्योरिटी चेक करना चाहते हैं, सपोज यू आर बाइंग मिल्क and you want to check the purity of milk, the instrument used for checking the purity is hydrometer. हाइड्रोमीटर बेटे एक इस तरह की रॉड होती है जिसपे ग्रेजुएशंस लगी होती हैं और आगे एक बल्ब होता है, उसके एक रॉड और उसके आगे एक बल्ब। बेटे अगर हम इसको लिक्विड में इमर्स करते हैं, इसकी नॉन डेंसिटी होती है इसके अंदर, ठीक है बेटे। अगर आप लिक्विड में इसको इमर्स करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कितना ये डेप्थ में जाता है, कितना, देखिए अगर तो लिक्विड की डेंसिटी कम होगी, जिस लिक्विड की डेंसिटी आप नापना चाहते हैं उसकी डेंसिटी कम होगी तो देन इट विल गो मच मोर डीप इनसाइड। लेकिन अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये कम डीप जाएगा। अब बेटे अगर आपका दूध प्योर है, देखिए वाटर की डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। अब अगर आप हाइड्रोमीटर लें और प्योर मिल्क नहीं है तो द इंस्ट्रूमेंट विल गो इनसाइड डीपर, और अगर प्योर मिल्क है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और ये हमारा जो हाइड्रोमीटर है इट विल गो लेस डीप इनसाइड। सो हाइड्रोमीटर इज ए एप्लीकेशन ऑफ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और ये किस तरह की एप्लीकेशन है, इट इज डीलिंग विद द हाउ मच डीप इनसाइड ए लिक्विड और हाउ मच डेप्थ में लिक्विड जो है, लिक्विड में हाइड्रोमीटर जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो बेसिकली हाइड्रोमीटर से वी कैन मेजर द डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, हाइड्रोमीटर से वी कैन मेजर द डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, ठीक है बेटे। इससे ज्यादा डेरिवेशन वगैरह हाइड्रोमीटर की नहीं है, हाइड्रोमीटर का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए था, सो मैंने बता दिया। अब बेटा हम लोग कुछ जितने अभी तक हमने प्रेशर में कॉन्सेप्ट सीखे, we will be applying those concepts to problems, so we will be discussing some problems. Now one by one I will be dealing with the problems. A few selected questions. Question number 1, calculate the pressure of sea water at a depth of 200 meter when the average density of sea water is 1.032 into 10 to the power 3 kg per meter cube, g is equal to 9.8 meter per second square. So देखिए बेटा हमने प्रेशर निकालना है of sea water at a depth of 200 meter, तो यानी कि h हमारा कितना हो गया बेटा 200 मीटर। एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सी वाटर, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज इक्वल टू 1.032 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। एंड व्हाट इज g इक्वल टू, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रेशर। देखो एक इस प्रॉब्लम को करने से पहले एक छोटी सी चीज और बता दूं बेटा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी और relative density. There is something called as specific gravity or relative density. It is denoted by S. It is denoted by S. Specific gravity or relative density is the density of any material by density of water. Specific gravity of a body or relative density of a body is defined as density of material by density of water. अगर आप मटेरियल की डेंसिटी को वाटर से डिवाइड कर देते हो तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी आ जाती है। और इसकी क्या कोई यूनिट्स होंगी? देयर विल बी नो यूनिट्स बिकॉज डेंसिटी बाय डेंसिटी, सो डेंसिटी यूनिट्स जो हैं वो कैंसिल कर जाएंगी, देयर आर नो सच यूनिट्स। ठीक है बेटे, अब देखिए हमने इस केस में प्रेशर निकालना है, तो ये कौन सा केस है? दिस इज द केस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का ही केस है। तो P इज इक्वल टू H इंटू रो इंटू जी। नाउ P H कितना है बेटे? 200
into rho is 1.032 into 10 की पावर 3 into g कितना है बेटे 9.8 और ये कितना हो जाएगा बेटे दिस विल बी 2.023 अगर सॉल्व करेंगे आप 2.023 into 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं बेटे आपको एक बार प्रॉब्लम फिर से रिपीट कर देता हूं। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ सी वाटर at a depth of 200 meter when the average density of sea water is 1.0232 into 10 की पावर 3 kg per meter cube, take g as 9.8 meter per second square। ये क्लियर हुआ बेटा इसका सॉल्यूशन, सिंपल प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। Question number 2, hydraulic stamping machines exert tremendous force on a sheet of metal to form it into the desired shape, suppose the input force is 800 Newton on a piston that has a diameter of 140 centimeter. The output force is exerted on a piston that has a diameter of 35 centimeter. How large a force does the press exert on the sheet being formed? ये बेटे पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर का जो है एप्लीकेशन है, ये वो क्वेश्चन है। अब देखिए, हाइड्रोलिक स्टैंपिंग मशीन्स exert tremendous force on a sheet of metal to form it into the desired shape. Suppose the input force is 800 Newton on a piston that has a diameter of, ये बेटे 14 centimeter है, this is 14 centimeter. The output force is exerted on the piston that has a diameter of 35 centimeter. How large a force does the press exert on the sheet being formed? Let us say that F force is exerted on the sheet that is being formed. तो F force जो sheet पे लग रही है, ठीक है जी, that is exerted on a piston that has a diameter this, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू 35/2 इंटू 35/2 पाई r स्क्वायर।
this pressure will be equal to force on the other piston. So that will be equal to how much? 800 by pi into 14 by 7, pi into 14 by 7 into beta 14 by 7. Now ये कितना हो जाएगा बेटे? आप देखिए ये हो जाएगा, you can calculate here, this implies F will be equal to 800 into पाई से पाई काट लो बेटे, सो आपके पास हो जाएगा 14 by 7 2 सॉरी 800 into 35 by 2 into 35 by 2, 35 by 2 into 35 by 2, और यहां पे कितना हो जाएगा ऑलरेडी 2 into 2, तो ये हो गया बेटे 800 into 35 into 35 upon 16, ये आ गया बेटे 50, ठीक है। सो दीज मेनी न्यूटन, आप देख रहे हैं एक 800 न्यूटन की फोर्स इस लार्ज फोर्स में ट्रांसफॉर्म हो गई। फोर्स कितनी आई? 50 इंटू 35 इंटू 35 न्यूटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 3। A piece of silver weighs 105 gram force, and a piece of glass weighs 130 gram force in air. What will be their apparent weights in water? What will be their apparent weights in water? The densities of silver and glass are 10.5 gram per centimeter cube and 2.6 gram per cc respectively. ठीक है बेटे। सो ये देखिए एक सिल्वर का पीस 105 ग्राम फोर्स है और ग्लास का पीस हवा में 130 ग्राम फोर्स है, और हमने इनके अपैरेंट वेट्स निकालने हैं जब इनको पानी में डाल दिया गया। और डेंसिटीज ऑफ सिल्वर एंड ग्लास, सिल्वर और ग्लास की डेंसिटी हमको दे रखी है, दैट इज 10.5, ये होगी सिल्वर की, और ग्लास की होगी बेटे 2.6। सो देखिए आपको पता है जो अपैरेंट वेट होता है दैट इज इक्वल टू ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट, यानी कि हर एक सिचुएशन में हमें अपथ्रस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अपथ्रस्ट कैलकुलेट करने के लिए वी नीड दी वॉल्यूम। आपको एक चीज और पता है बेटे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। अब ये ग्राम फोर्स में निकालेंगे हम, ठीक है बेटे। आपको पता है कि जो सीजीएस यूनिट है, जो आपकी एक एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट होती है, ग्रेविटेशनल सिस्टम, ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में जो फोर्स होती है वो केजीएफ और ग्राम फोर्स में कैलकुलेट हो सकती है। नाउ वेट ऑफ सिल्वर, पहले सिल्वर का अपैरेंट वेट निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा 105, ये तो ट्रू वेट हो गया बेटे, माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड।
तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, कितना वेट वाटर का डिस्प्लेस हुआ, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मास अपॉन डेंसिटी। बेटा मास कितना है, मास है 105 अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है बेटे 10.5 इनटू क्या चीज, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है बेटे, दीज मेनी ग्राम फोर्स, क्योंकि इनटू जी कर दोगे तो फिर तो न्यूटन में आ जाएगा या डाइन्स में आ जाएगा। तो ये हो गया बेटे 105 माइनस कितना हो गया 10, तो अपेरेंट वेट कितना हो गया बेटे, अपेरेंट वेट हो गया 95 ग्राम फोर्स, अपेरेंट वेट हो गया 95 ग्राम फोर्स। ये किसके लिए निकाला आपने, दिस इज फॉर सिल्वर, दिस इज फॉर सिल्वर। अब सिमिलर वे से हम लोग अपेरेंट वेट निकाल सकते हैं ग्लास का। अपेरेंट वेट दैट कैन बी कैलकुलेटेड इन सिमिलर मैनर। वो देखिए उसका हवा में भार है 130 माइनस अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। सो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी, मास कितना है बेटे 130 अपॉन डेंसिटी कितनी है 2.6। सो ये हो जाएगा बेटे 130 माइनस, देखिए ये हो गया 1300, ये हो गया 100 बाय 2 यानी कि 50, 130 माइनस 50 इज इक्वल टू 80 ग्राम फोर्स। कितना हो गया आंसर 80 ग्राम फोर्स। ये अपेरेंट वेट्स आ गए सिल्वर और बेटे किसके, सिल्वर और ग्लास के। दीज आर अपेरेंट वेट्स फॉर सिल्वर एंड ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, हाँ जी बेटे फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। ए क्यूबिकल कॉपर ब्लॉक, a cubical copper block is 1.5 centimeter on each edge, on each edge, A part. What is the buoyant force, what is the buoyant force on it when it is submerged, when it is submerged in oil, for which density of oil is given by 820 kilogram per meter cube. B part, what is the tension in the string, that is supporting the block, when submerged. Now density of body, density of block, that is copper, तो वो कॉपर की डेंसिटी that is given to us as 8920 kg per meter cube. तो देखिए बेटा क्यूबिकल कॉपर ब्लॉक है हमारे पास और उसकी साइड 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है हमको ऑन ईच एज। तो कहता है व्हाट इज द बॉयंट फोर्स ऑन इट व्हेन इट इज सबमर्ज्ड इन ऑयल ऑफ हैविंग डेंसिटी दिस।
व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट इज सपोर्टिंग द ब्लॉक व्हेन सबमर्ज्ड। और हमें दे रखा है डेंसिटी ऑफ ब्लॉक दे रखा है 8920 kg per meter cube। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज गिवन टू अस लाइक दिस। आप देखिए बेटा, पहले सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लो ब्लॉक की। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक? वॉल्यूम हो जाएगी बेटे 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर के मैंने मीटर बना दिए। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻2 मीटर्स, और ये मैंने बना दिया। अब देखिए बेटे, ये हो जाएगा 2.25 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻6 दीज मैनी मीटर क्यूब। दिस इज वॉल्यूम। नाउ बॉयंट फोर्स निकालनी है बेटे। बॉयंट फोर्स क्या होता है? अपथ्रस्ट। बॉयंट फोर्स क्या होती है? अपथ्रस्ट। सो अपथ्रस्ट जो होगा फर्स्ट पार्ट में, अपथ्रस्ट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम, क्योंकि पूरी पूरी वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ ऑयल into G, volume of body into density of oil into G. So what is the volume of oil? That is 2.25 into 1.5 into 10⁻⁻6 into density of oil. Density of oil कितना हो जाता है बेटे? 820 दे रखा हमें, into G, G कितना बोल रखा है? 9.8। So ये यदि आप सॉल्व करते हो बेटे, तो ये आपके पास जो अपथ्रस्ट आ जाता है that is 0.027 न्यूटन। एसआई सिस्टम में 0.027 न्यूटन के बराबर आता है। और सेकंड पार्ट जो है बेटे, सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है? व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, देखो अब ये धागे से सपोर्टेड है, ठीक है, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, अपथ्रस्ट ऐसे एक्ट कर रहा है, ठीक है बेटे, और ये बैलेंस्ड है, ठीक है। नाउ दैट मीन्स टू से दैट टेंशन प्लस अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट भी इस पे ऐसे एक्ट कर रहा है, टेंशन प्लस अपथ्रस्ट, टेंशन इन स्ट्रिंग प्लस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट। तो टेंशन क्या होगी? अपेरेंट वेट के बराबर। टेंशन इज इक्वल टू अपेरेंट वेट, दैट इज वेट माइनस अपथ्रस्ट। सो टेंशन टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस यू। नाउ बेटे वेट कितना हो जाएगा? वेट हो जाएगा 2.25 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 8920 ब्लॉक की डेंसिटी इंटू 9.8 माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, दैट इज 0.027। सो टेंशन यहां पे कितनी आ जाएगी बेटे? अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, यू विल गेट 0.268 न्यूटन विल बी द टेंशन इन द थ्रेड। ठीक है बेटे। सो ये हमने एक और प्रॉब्लम की बेस्ड अपॉन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, एन ऑर्नामेंट weighing 36 gram in air weighs only 34 gram in water. Assuming that some copper is mixed with gold to prepare the ornament, find the amount of copper in it.
Now, but a specific gravity of gold, specific gravity of gold is 19.3 and that of copper, and that of copper is 8.9. now बेटे देखिए, एक ऑर्नामेंट है हमारे पास, उसका भार 36 ग्राम है हवा में और ये सिर्फ वे करता है 34 ग्राम इन वाटर। ठीक है बेटे। नाउ अज्यूमिंग दैट सम कॉपर इज मिक्स्ड विद गोल्ड, मतलब अब गोल्ड मिलावटी है, उसमें कुछ कॉपर डला हुआ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर इन इट, हमने निकालना है कि कितने ग्राम कॉपर उसमें प्रेजेंट है, और हवा में ऑर्नामेंट का भार 36 ग्राम है, ये हमें दे रखा है बेटे। नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड इज गिवन टू अस, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, आपको बताया मैंने, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सो वाटर की डेंसिटी यदि 1 ग्राम पर सीसी ले लेते हो तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड बिकम्स 19.3 ग्राम पर सीसी, और कॉपर की डेंसिटी बन जाती है 8.9 ग्राम पर सीसी। ठीक है बेटे। अब हमने ये पता करना है कि इसमें कॉपर कितना है। देखिए बेटा, इसका सोल्यूशन करेंगे। देखो ऐसा है कि अगर हम ट्रू वेट हमारे पास 36 है और अपेरेंट वेट दे रखा है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि व्हाट इज वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। बेटा पानी कितना डिस्प्लेस हुआ, 36 माइनस 34, यानी कि अगर आपने इस ऑर्नामेंट को पानी में डाला तो इसका मतलब है 2 ग्राम लिक्विड हटा, 2 ग्राम पानी हटा, तो मास ऑफ वाटर दैट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड इज 2 ग्राम्स। ठीक है बेटे, 2 ग्राम्स। अब ऐसा है उसमें कुछ, अब जो हमारे पास सैंपल है उसमें कुछ कॉपर है और कुछ गोल्ड है, तो वॉल्यूम जो मतलब बेटे जो क्या कहते हैं वॉल्यूम हमें लेनी पड़ेगी, वो कॉपर की भी लेनी पड़ेगी और गोल्ड की भी लेनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मतलब टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज द मास ऑफ वाटर दैट इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड एंड दिस इज इक्वल टू 2 ग्राम्स। ठीक है बेटे। अब देखिए, मान लो x ग्राम कॉपर है, सपोज x ग्राम copper is present in the ornament, then gold कितना हो जाएगा बेटे, 36 माइनस x। तो अगर आपका x ग्राम कॉपर माना तो 36 माइनस x ग्राम गोल्ड प्रेजेंट हो जाएगा। अब बेटे नाउ डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर कितनी आ गई, x बाई मास ऑफ कॉपर इज x बाई डेंसिटी ऑफ कॉपर, कॉपर की डेंसिटी 8.9 प्लस 36 माइनस x। अब ये किसकी वॉल्यूम आ जाएगी, गोल्ड की, 36 माइनस x अपॉन 19.3, ये होगी टोटल वॉल्यूम, और यही वॉल्यूम पानी हटा इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज इक्वल टू 2 ग्राम्स। अब डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है बेटे, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी। तो यहां से अब आप सिर्फ आपको किसके लिए सॉल्व करना है, यू हैव टू जस्ट सॉल्व फॉर x। कैन यू सॉल्व फॉर x? नाउ देखिए x कितना आ जाता है बेटे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट x इज इक्वल टू 2.2 ग्राम। तो इसका मतलब है हमारे ऑर्नामेंट में 2.2 ग्राम जो है कॉपर प्लेस्ड है, कॉपर है। ठीक है बेटे, अच्छा क्वेश्चन था 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th।
क्वेश्चन नंबर 6, ए सॉलिड floats with a solid floats with 1/4 of its volume above the surface of water. Calculate the density of the solid. सो हमको क्या दे रखा है बेटे, सॉलिड कितनी फ्रैक्शन बाहर है, 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड अबव द सरफेस ऑफ वाटर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमने निकालना है। हमें फ्रैक्शन आउटसाइड दे रखी है, अगर 1/4 फ्रैक्शन आउटसाइड है तो फ्रैक्शन इनसाइड कितनी हो जाएगी, 3/4। ठीक है बेटे, फ्रैक्शन इनसाइड विल बी 3/4। तो फ्रैक्शन इनसाइड जो होती है, फ्रैक्शन इनसाइड is equal to density of body by density of liquid, density of body by density of liquid। तो फ्रैक्शन इनसाइड हो गई कितनी, 3/4 is equal to density of body by density of liquid। सो बेटा डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी होगी, 3/4 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, पानी है बेटे 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये हो गया बेटे 750 kg पर मीटर क्यूब। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बड़ा शॉर्ट फॉर्म में आंसर दे रहा हूँ बेटा इसका। तो आंसर कितना आ गया, डेंसिटी ऑफ बॉडी 750 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid cube of material is 0.75 centimeter on each edge. It floats in oil of density 800 kg per meter cube with one third of the block out of the oil. A part, what is the buoyant force on the cube? B part, what is the density of material of the cube? नाउ बेटे देखिए, एक क्यूब है हमारे पास, सॉलिड क्यूब, और उसकी साइड की हमें लेंथ बता रखी है, और उसका वो ऑयल में फ्लोट कर रहा है विद 1/3 ऑफ द ब्लॉक आउट ऑफ द ऑयल। तो बेटा हमने अब क्या निकालना है, बाइंड फोर्स निकालनी है। तो इसका मतलब है अगर 1/3 आउटसाइड है तो 2/3 इनसाइड होगा। सो बेटा अपथ्रस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे आप, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इनसाइड, क्योंकि उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, इनटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू जी। ऑयल कितना डिस्प्लेस हुआ, वॉल्यूम इनसाइड जितनी है इनटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू जी। अब बेटा देखो वॉल्यूम इनसाइड कितनी हो जाएगी, 0.75 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब इंटू 2/3 क्योंकि 2/3 वॉल्यूम इनसाइड है, इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल होगी बेटा 800 इंटू जी।
जी हो गया आपका 9.8। यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो अब थ्रस्ट आ जाएगा आपके पास, और वो आ जाएगा बेटे 2.21 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स। और दूसरा बी पार्ट का सोल्यूशन है बेटे, ये तो ए पार्ट हो गया। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द क्यूब, हमने डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द क्यूब निकालनी है अब। तो देखो 2/3 इज फ्रैक्शन इनसाइड, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ ऑयल। सो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना हो गया 2/3 ऑफ 800। ये यदि आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है 533 kg/m³। ठीक है बेटे, तो आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 7।